नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। 2014 की तर्ज पर इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी है। मोदी ने आज 3 राज्यों में सभाएं की और विपक्ष पर तीखे हमले किए। कांग्रेस के 72,000 रुपए के वादे के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी, लेकिन मोदी जी ने यही मसला उठाया और गरीबी हटाओ के नारे से लेकर कांग्रेस की यहां तक जमकर खिंचाई की। मोदी यही नहीं रुके, यूपी के 2 लड़कों की बात करते करते वो बुआ बबुआ तक पहुंच गए। सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन को उन्होंने शराब बताया। भाषण से ध्वनि ये निकलती है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। देखना यह है कि क्या मोदी के हमलों से बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक वोट मिलेंगे। तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमले संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी घमासान और तेज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चौकीदार से लेकर स्ट्राइक के सबूत मांगने तक, गरीबी हटाओ से लेकर 72,000 रुपए के वादे तक मोदी ने विपक्ष पर जमकर तीर चलाए। यूपी की बात हुई तो उन्होंने सपा, बसपा, आरएलडी के गठबंधन को शराब करार दे दिया। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। मोदी की ललकार का विपक्ष ने भी जमकर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि आज टेलीप्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वो लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृगतृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब जब नया चुनाव आ गया है तो वो नया शराब दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने भी न्याय योजना को लेकर मोदी को घेरा। पहली बार न्याय पर अपना रिएक्शन दिया और देश के गरीब का मजाक उड़ा डाला। मोदी जी, अब आप में इतनी क्रूरता और इतना अहंकार, इतना ड्रामा, इतना ढोंग, इतनी नौटंकी, क्या आप देश के गरीब का मजाक उड़ाएंगे तालियां बजा बजा कर? किसी साथी ने मुझे वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लिखकर भेजा कि ड्रामा, ढोंग और नौटंकी की भरमार, नहीं कुछ कहने को इस बार, और चलता करो मोदी सरकार। सवाल यह है कि क्या गरीबों को 72,000 रुपए के कांग्रेस के वादे से बीजेपी घबरा गई है? मोदी के भाषण का बड़ा हिस्सा सैनिकों के शौर्य, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर रहा। क्या बीजेपी को भरोसा है कि राष्ट्रवाद उसे वोट दिला सकता है?
एसपी बीएसपी के गठबंधन से यूपी में बड़ा खतरा दिख रहा है। क्या वोटर वादों को तरजीह देगा या सरकार के कामकाज को? और जो सबसे बड़ा सवाल अभी तक हवा में चल रहा है, हम आपके सामने आज फिर वही सवाल रख रहे हैं। क्या गरीबों के लिए 72,000 रुपए का वादा बाकी मुद्दों पर भारी पड़ेगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए @CNBC_आवाज पर अपनी राय दर्ज करवाइए और हम प्रोग्राम खत्म होने से पहले बताएंगे कि हमारे दर्शकों की राय क्या है इस पर। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, हर्षवर्धन त्रिपाठी और रशीद किदवई इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और एक दूसरे के बोलते वक्त बीच में टोके नहीं, वरना मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एडवांस में माफी मांग लेना चाहता हूं। मैं हर्षवर्धन आज आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या ये मान लें कि अब चुनाव में कुछ मुद्दों की बात होने लगी है, कुछ चीजों की बात होने लगी है, या दोबारा एक बार नारेबाजी और जिन्हें जुमले कहते हैं वो गर्म हो जाएंगे? आलोक जी, मैं पहले दिन से कहता हूं कि जब चुनाव शुरू हो जाता है तो फिर मुद्दे नहीं काम करते हैं, और मुद्दे होते जरूर हैं, सारे मुद्दे असर करते हैं, उसको समय समय पर हर आदमी उसको देखता है और अपने हिसाब से फैसले करता है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जब भाषण शुरू हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जुमले चलते हैं। और इसे इस देश का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, और इसे इस देश का जो एक भावना प्रधान जो समाज है उसके तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो अभी राहुल गांधी ने 72,000 रुपए साल के, और उसका गणित बड़ा अलग अलग आ रहा है, तो एक तो ये कि ये मुद्दा क्या लोगों में असर करेगा, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल असर करेगा। इस देश के लोगों को आदत है, और वो इस तरह की आदत है क्योंकि लंबे समय से गरीबी, अभाव और इस तरह की चीजें देखते रहे, बहुत मुश्किलें भी लोगों के जीवन में हैं। इसलिए जहां भी कुछ लॉलीपॉप आता है, मैं कहता हूं लॉलीपॉप पॉलिटिक्स हमेशा इस देश में असर करती है, और इस बार भी असर करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कितना असर करेगी। तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस ने कहा और कर्ज माफी कर दी, मैं 2008-9 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं कर रहा हूं, राज्यों की। और नरेंद्र मोदी ने इतने काम किए, लेकिन खेती को लेकर अगर हम देखें तो वो न ई-नैम पे चर्चा होती है, न कृषि सिंचाई योजना पे चर्चा होती है, न बीज वाले पे चर्चा होती है, न मिट्टी पे चर्चा होती है। चर्चा किस पे होती है? चर्चा होती है कि 2,000 रुपए की पहली किस्त 3 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे जा चुकी है। यानी इस देश का जो नैरेटिव है वो हमको सीधे कितना लाभ पहुंचा और उस हम में कितने लोग शामिल हैं, इस पे बहस लगातार होती रहती है। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि अब ये मोदी के ऊपर भरोसा करती है जनता कि वो चूंकि इस प्रोसेस से कर रहे थे और उसमें वो 2,000 जैसी रकम वैसा कुछ मदद करेंगे, या फिर वो राहुल गांधी पे जनता भरोसा करती है। और मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, यही टिप्पणी खत्म करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है, कि कभी भी ऐसी योजनाओं से किसी का भला देश में नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी सरकार ने किया हो, फिर भी जनता पर ऐसी योजनाएं, ऐसे वादे, ऐसे जुमले असर करते हैं। जी, आपका कहना है कि फायदा भले ना हो, लेकिन चुनाव में फायदा होता है। हो सकता है उस मनुष्य को फायदा ना हो जिसके पास ये पैसा पहुंचता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के फॉर्मूले काम करते हैं। शरद प्रधान जी, अब यहां हर्ष ने एक दूसरा सवाल उठाया है कि वो जनता भरोसा किस पे करती है। वादा अच्छा है, सुनने में लग रहा है, मुझे फायदा भी करेगा, लेकिन मैं इस बात का भरोसा चाहता हूं कि सच में पूरा होगा। जो आदमी ये वादा कर रहा है उसका रिकॉर्ड देखूंगा। क्या ये रिकॉर्ड देखा जाएगा? क्या ये कहना सही है कि नरेंद्र मोदी ने तो 2,000 रुपए अकाउंट में पहुंचा दिए हैं, राहुल गांधी का पुराना, और जो आज हमने अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना उसमें ये सवाल उठाया गया, उन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली उठाया कि साहब कब से आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, अभी गरीबी कहां है? दूसरा, जो सरकार आपके खाते नहीं खुलवा पाई, जिस सरकार ने आपको खाते नहीं खोलने दिए, वो आपके खाते में पैसा कैसे डालेगी? क्या ये सवाल के तौर पर जनता के बीच में है सचमुच या नहीं है? हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को एनालाइज किया है और मैं उनकी काफी बात से एग्री करता हूं। लेकिन ये जो आपने जो सवाल उठाया कि क्या जनता उस पर फेथ कर सकती, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है इलेक्शन में कि विश्वास।
उसमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि जो आदमी वादा कर रहा है उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। इत्तेफाक से इस केस में किसानों के मामले में, क्योंकि राहुल गांधी ने उस जमाने में जो प्रॉमिस किया था लोन वेवर, और वो कर दिया था, तो इसलिए जो है विश्वास तो लोग करेंगे इस बात पे। लेकिन दूसरी तरफ इधर नरेंद्र मोदी ने हाथ में उनके दे दिया, उनके खातों में अमाउंट डाल दिया। तो लेकिन ठीक है, वो अमाउंट सबको लगता है कि हाँ बहुत कम अमाउंट है, और क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है, लेकिन 2000 रुपए भी उसके लिए बड़ी चीज होती है। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ी बात, ये जो मोदी उसको काउंटर कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट होता है ये तो वक्त ही बतलाएगा, क्योंकि उनका ये कहना कि जो खाते नहीं जिन्होंने खोलने दिए उस बात में सत्य नहीं है, क्योंकि खोलने नहीं दिए और खुले नहीं खाते में बड़ा फर्क है। कि किसी को एक दोष देना जो कि शायद जो भी पावर में होता है वो दूसरे को, ऑपोजिशन उनको ब्लेम करता है, इस तरह करता है और इल्जाम डालने की कोशिश। लेकिन आजकल कुछ रिवाज ज्यादा हो गया है कि पॉइंटेडली कुछ चाहे उसमें थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े, एग्जैजरेट करना पड़े कि साहब इल्जाम उन पे लगाओ जिन पे चिपक जाए, साहब इन्होंने नहीं खोलने दिया, तो ये कहां से करेंगे। तो ये जो ये इसका कितना असर होगा ये समय बताएगा। लेकिन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों चीजों का कोई भी फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन का लॉलीपॉप जो लटकाया जाता है उसका असर होता है। जी, अब मैं राजीव जेटली जी आपके पास आऊं, क्योंकि आज हमने जो भाषण सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और आपके अध्यक्ष अमित शाह का भी, उसके बाद लग रहा है कि वो अपने इलेक्शन फॉर्म में आ गए हैं। जिस अंदाज में वो भाषण आज उन्होंने दिया उससे लग रहा है वो चुनाव अभियान उन्होंने शुरू भी किया और वो चुनावी अंदाज था पूरी तरह से। सब तरह के उन्होंने हमले किए सामने की पार्टियों पर, अपने बारे में भी बात की, देश को सबूत चाहिए या सपूत चाहिए, दागदार या दमदार, इस तरह के, और साथ में उन्होंने वो तीन पार्टियों के गठबंधन को शराब बता दिया कि ये शराब है खराब। सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए वापस उसी अंदाज में 2014 में जो अंदाज काम आया था, कारगर हुआ था, क्योंकि तब ये फर्क आपको ध्यान रखना होगा कि तब आपकी सरकार नहीं थी, तब आप चैलेंजर थे और अब जो इनकम्बेंट सरकार थी उसको हटाने के लिए तरह तरह के हमले काम आते हैं। आज की तारीख में विपक्ष पर उसी अंदाज में हमला करना कितना कारगर होगा? आपको नहीं लगता है कि यह काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है? आलोक जी, सबसे पहली बात यह है कि जो आज चर्चा हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपना अभिभाषण में जो बातें रखी, वो बातों में क्या क्या बातें थी ये तो चर्चा का विषय आपके यहाँ पहले ही हो चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपलब्धियों के ऊपर भी चर्चा करी। प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, जो आपने जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत करी थी, आपने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, मतलब कि दादी जी ने दिया था। अब ये बात सोचिए, अगर दादी जी ने वो नारा दिया था और गरीबी हट जाती तो आज राहुल गांधी का राजनीतिक सर्वाइवल बड़ा खतरे में पड़ जाता। वो क्या कहते गरीबों को कि मेरी सरकार आई तो मैं क्या दूंगा। और अगर राहुल गांधी आगे आने वाले गरीबों को ये पैसा देके गरीबी दूर कर देंगे तो प्रियंका गांधी जी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या छोड़ करके जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ, हम कहते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और राष्ट्रवाद के ऊपर कब चर्चा होगी? राष्ट्रवाद पे तभी चर्चा होगी जब आपके पास सारी बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाएंगी। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक गरीबों के लिए मात्र 25 करोड़ घर बनाए गए थे। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि हमारी 4 साल की सरकार ने 1 करोड़ 35 लाख घर बना डाले? जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में मात्र 59 गांवों के अंदर ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी दी गई थी। ऐसा क्या हुआ कि हमने मात्र 4 सालों के अंदर 1,16,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचा दी? कोई चमत्कार तो हुआ है, और जब चमत्कार हुआ है तो उसे हम मंच पर रखेंगे भी। और जब हम मंच पर रखेंगे तो हम उनसे प्रश्न भी उठाएंगे जो बार बार हमारी सेनाओं के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, हमारी आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, एयरफोर्स के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, नेवी पर प्रश्न उठाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न उठाते हैं। जो लोग इन सबके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, क्या उनके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रश्न नहीं उठाएंगे? और जब प्रश्न उठाएंगे तो आप ये कहेंगे कि आप वो चर्चा कीजिए जो हम करना चाहते हैं। करिए, हम वही चर्चा करना चाहते हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 5 करोड़ हम नहीं कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है
तो हम कहते हैं एक सार्थक चर्चा जरूर होनी चाहिए, और सार्थक चर्चा का मतलब ये नहीं कि आप नारे डट करके आ जाएं। सार्थक चर्चा का मतलब ये है कि आज कंपैरिजन के साथ आइए, आपकी डिबेट और सार्थक हो जाएगी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो अभी राजीव जेटली कह रहे हैं कि चर्चा सार्थक है, उपलब्धियां भी हैं, लेकिन साथ में सवाल उठाने भी जरूरी हैं, क्या नेताओं के भाषण और जनता के मुद्दे अलग अलग रहेंगे या नेताओं के भाषण वापस जनता के मुद्दों के करीब आएंगे? क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस ने जो वादा कर दिया इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट हो गई है, या जो सवाल वो उठा रहे हैं वो सही है कि अगर आपने गरीबी हटाने का वादा पूरा कर दिया होता तो आज आप क्या वादा करते? आलोक भाई देखिए, पहले तो मुझे भी 2 मिनट 10 सेकंड दे दीजिएगा। एक बात मैं आपसे बड़ी स्पष्ट बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है हमें मतलब नहीं है, उनके कुछ मीडिया हाउसेस के साथ में या कुछ चीजों के साथ में वो देश में किस तरीके से जा रहे हैं हमें नहीं मालूम है। हम तो एक चीज जानते हैं कि जनता में मुद्दे बेरोजगारी के हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता में मुद्दे गरीबी के हैं, किसानों के हैं, और जनता में मुद्दे नौजवानों के हैं, मजदूरों के हैं। और जनता के मुद्दों को अगर हम उठाते हैं, चाहे वो गरीबी हटाओ के माध्यम से उठाते हो, तो उस वक्त अगर 60 करोड़ की आबादी थी और आज की डेट में 130 करोड़ की आबादी है, और हमने 2004 से और 2014 के बीच में 14 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा के ऊपर उठाया मनरेगा के माध्यम से, तो अब हम इस योजना के माध्यम से, न्याय योजना के माध्यम से 25 करोड़ को उठाएंगे। कौन क्या कहता है हम उस आलोचना में नहीं पड़ते, कौन किसको क्या क्या पी करके, क्या खा करके, शराब पी करके या क्या करके कहता है, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा ये लोग जाने। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं कि कांग्रेस ने अगर रिसीवर्स खत्म करके, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अगर गरीबी हटाने का काम किया था तो हमें गर्व है। कांग्रेस ने अगर हरित क्रांति लाकर के गरीबी हटाने का प्रयास किया था तो हमें उस पर गर्व है। कांग्रेस अगर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा लेकर के आकर के गरीबी हटाने का काम किया था तो कांग्रेस को उस पर गर्व है। हमें किसी चीज पर, हमने जुमलेबाजी कभी नहीं की, हमने 15 लाख कभी नहीं कहा। हमने अगर किसानों के कर्ज माफी की बात की तो किसानों की कर्ज माफी की है। आगे भी हम जो भी योजना करेंगे तो वो भी हम उसको क्या नाम वो करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छी योजना और दी है यंगस्टर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि यंगस्टर्स के लिए ये लीजिए साहब, आपके अपने काम के लिए ये योजना है जिसमें 3 साल आपको सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। आपको अपना वो नहीं देना है कि कोई कोलेट्रल देना हो, आप 3 साल के अंदर अपना स्टार्टअप तैयार कीजिए। उस योजना का भी कल से ये लोग विरोध शुरू कर देंगे। हमारा मकसद किसी का विरोध सहना नहीं है, हमारा मकसद नए हिंदुस्तान का निर्माण करना है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह नया हिंदुस्तान हम निर्माण करेंगे। हम नहीं इनसे कहते कि इनके लड़के बच्चे जैसे प्रियंका जी के बच्चों को कह रहे हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि बच्चे सबके एक जैसे हैं। प्रियंका जी के बच्चे से लेकर के ननकू और रज्जाक के बच्चों तक को सबको एक समान शिक्षा का भी अवसर मिलेगा और सबको एक समान व्यापार का भी अवसर मिलेगा। ऐसा हम भारत का निर्माण करने का प्रयत्नशील है। भारतीय जनता पार्टी जो कर चुकी है, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज की डेट में उन्हें शराब, कबाब, कसाब इस तरीके की तुकबंदियां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी को। जी सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आपने 2 मिनट 40 सेकंड ले लिए 2:10 के बजाय। और घनश्याम तिवारी के पास अब मैं चलता हूं। घनश्याम तिवारी जी, क्या इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहेगा? जैसा भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के स्वर बता रहे हैं, राष्ट्रवाद एक मजबूत मुद्दा रहेगा, या सामने दूसरे मुद्दे जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी मुद्दे उठाए कि एक नया भारत बनाना है, न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, आप इसमें न्यू इंडिया के साथ हैं या राष्ट्रवाद के साथ हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के भाषण ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया कि पूरे भाषण में वो सिर्फ अपने 5 साल में से 1 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते रहे, और इससे स्पष्ट हो गया कि उनको अपने ही कार्यकाल पे भरोसा नहीं है। उन्होंने शराब कहा और भी कई सारी चीजें कही, सबूत कहा, लेकिन अगर जिस जुमले का उन्होंने इस्तेमाल किया उसी जुमले को आगे बढ़ाइए तो जिस तरीके से शराब बनता है उसी तरीके से आप बीजेपी और अपना दल को जोड़ दीजिए तो हो जाता है बैड, खराब। तो अब हम शराब और खराब की राजनीति अगर करने लगे तो प्रधानमंत्री जी सफल हो जाएंगे कि जनता जुमलों में उलझ जाएगी और उनके मुद्दे हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हमारे मुद्दे बड़े साधारण हैं, वो चकाचौंध करने वाले नहीं हैं, लेकिन वो जन साधारण के प्रतिदिन के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में
प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से 2 साल पहले कहा था कि गन्ना किसानों को का बकाया चुकता करेंगे। आज वो बकाया 11,500 करोड़ है। एक साल में जो डेटा बताता है वो बताता है कि ग्रामीण बेरोजगारी 25 लाख बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। आप किसी भी आधार पर सामाजिक समरसता की बात कीजिए तो सबका साथ सबका विकास धराशायी हो गया है। अच्छे दिन के मिशन में प्रधानमंत्री को खुद ही भरोसा नहीं है। उनसे पूछा जाए विकास कहाँ है तो विकास बताते बताते कभी वो पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी वो अंतरिक्ष चले जाते हैं, लेकिन विकास पे चर्चा नहीं करते। जो व्यक्ति सबको पाकिस्तान भेज रहा था वो व्यक्ति बेगूसराय से, नवादा से बेगूसराय जाने को तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूँ। आज का अखबार उठाइए तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने रक्षा मंत्री का हस्ताक्षर फोर्ज किया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इतने पैसे चुनाव में आ रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा मूल प्रस्ताव यह है, भारतीय जनता पार्टी प्रचार, प्रोपेगेंडा और पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता के मुद्दे उनके सामने हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये तो आपका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन रशीद किदवई साहब, क्या जनता के बीच मोदी का करिश्मा बरकरार है या नहीं है? जो जब भी जितने सर्वे आ रहे हैं उन सब में चर्चा अभी जब भी होती है, अभी भी नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तो अगर उनका करिश्मा बना हुआ है और उनको देखकर लोग वोट देते हैं तो फिर इन बाकी मुद्दों पर चर्चा होनी भी चाहिए क्या? अब आलोक जी, हमारा मत ये है कि देखिए, जनता जो हम कहते हैं वोटर, वो कोई एक सबकी एक सोच हो ऐसा नहीं होता। हमारा जो बहुत ज़्यादा वोटिंग पैटर्न है वो अलग अलग है, राज्यों में अलग अलग है। जो संपन्न लोग हैं आर्थिक रूप से उनकी सोच अलग होती है, मध्यम वर्ग की अलग सोच है, गरीब जिनको हम कहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी सोच अलग होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज उन सबको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करती है। दरअसल देखिए, कुछ कछुए और खरगोश की जैसी एक रेस चल रही है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि खरगोश जो है वो हार जाएगा, लेकिन खरगोश को एक बहुत बड़ी बढ़त है और वो हो सकता है वो जीते भी। तो ये बात एक ऊपर से देखने में नजर आती है, लेकिन हमें कछुए को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं राज्यों में जो भाजपा उस चीज को ठीक से समझ नहीं पा रही है, और हो सकता है कि उसको नुकसान हो। आप देखिए कि कितने लोग जो हैं 2014 में बहुत से लोग कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर छोड़ के गए थे। अभी कोई बड़े लीडर्स जो हैं वो कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ करके नहीं गए। गठबंधन का मामला भी अभी तक ठीक ठाक रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। बात ये कहना आसान है कि खाते नहीं खुले, भाई खाते खुले या ना खुले वो महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि उसमें हमारा बैलेंस क्या है, उसमें हमारा पैसा कितना है, और उसी को लेकर के सबको ज्यादा उत्सुकता होती है। देखिए, बैंक नेशनलाइजेशन जब इंदिरा गांधी ने किया उस समय भी बहुत कम लोगों के खाते थे, और उसके बाद बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों लोगों के खाते खुले मध्यम वर्ग में। हाँ, गरीबों के साथ में जरूर थोड़ी बहुत समस्या रही। अब बात यह है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक शैली से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, और यही हमारी गलती होगी। जी, आपका कहना है कि एक शैली से शायद लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। इस तरीके पे कुछ देर बाद रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले जरा पब्लिक का मूड देख लें। हमने लोगों से पूछा, क्या गरीबों के लिए 72,000 रुपए का वादा बाकी मुद्दों पर भारी पड़ेगा? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। उसने कहा है कि हम देंगे, लगता है कि इससे परेशान बीजेपी वाली है, और इससे भारी लगता है कि वो भारी पड़ेगा। ऐसे ही भारी लग रहा है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में दे रही है बीजेपी। ये सबको कह रहे हैं कि देंगे अब 72,000। 72,000 एक बड़ी रकम है, अगर जिसको मिलेगा काटेगा तो है नहीं, तो स्वाभाविक है कि ये बीजेपी को भारी पड़ेगा। वो 72,000 रुपये कहाँ से दे पाएंगे? वो गवर्नमेंट आरबीआई सैंक्शन करेगी कभी से, वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तो वही जुमला वाला है, जस्ट लाइक मोदी वाला 15 लाख वाला जो था कि जो काला धन आएगा सबके अकाउंट में देंगे, तो वही वाला है। अभी जो प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, वो जुमले फेंकते आ रहे हैं। अब देश की दो बड़ी पार्टियां हैं ये, अब जो कह रही है अब देखे पहले करते क्या। हमें नहीं लग रहा ये उतना भारी मुद्दा है जितना ये इसको बनाया जा रहा है। जी, तो दो तरह के विचार आप देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बहुत बड़ा मसला है, 72,000 रुपए बड़ी रकम होती है, और दूसरे कह रहे हैं साहब दोनों तरफ से ही जुमले फेंके जाते हैं, हम किस पे भरोसा करें। अभी बात हो रही थी कि दोनों पार्टियां अलग अलग अंदाज में ये चुनाव लड़ रही हैं। तो एक अंदाज हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक दूसरा अंदाज इस बार जिस पर सबकी नजर है वो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी का। आइए देख लें, आज प्रियंका गांधी भी मीडिया के सामने थी।
उन्होंने क्या अंदाज दिखाया है, जिस अंदाज का जिक्र रशीद साहब कर रहे थे अभी। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाले की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो? हाँ। अगर काम करोगे ढंग से, लेकिन काम करना पड़ेगा। आपकी छोरी में दीदी डाल नहीं दीदी। जी सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो अंदाज है, ये अंदाज तो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो छिपा हुआ संदेश है वो क्या है? वो कह रही हैं इस चुनाव की नहीं, 2022 की तैयारी कर रहे हो। तो क्या इस चुनाव पर ध्यान नहीं है उनका? 2022 में आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं आलोक भाई, आपकी अपनी मीमांसाएं हैं और पत्रकारों की, हमारे मित्रों की अपनी मीमांसाएं हैं, इनका भी हम धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं। नहीं, लेकिन आपकी क्या मीमांसा? प्रियंका जी के शब्दों को मैंने भी सुना, आपने भी सुना, आप कोई और इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं तो वो बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने साफ कहा है कि मैं 2019 के चुनाव के बाद यहां से जा नहीं रही हूं, 2022 की भी तैयारी करनी है। 2022 में हमें सरकार बनानी है, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश को इस धर्मवाद की राजनीति से निकालना है। अभी तो 2019 के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं आप तैयार रहो, बैठने नहीं देंगे आपको। हम 2022 की तैयारी के लिए भी यही है जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि प्रियंका को मैंने यहां लंबे समय के लिए भेजा है। ये बात उसका एक्सटेंशन है। जैसे कल प्रियंका जी ने कहा कि महाचुनाव हमें पार्टी का डिसीजन है, तो बिल्कुल सच है। प्रियंका जी पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं। कहां नहीं लड़ रही हैं प्रियंका जी, बताइए? क्या लखनऊ में नहीं लड़ रही हैं? क्या रायबरेली में नहीं लड़ रही हैं? बनारस में नहीं लड़ रही हैं? सहारनपुर में नहीं लड़ रही हैं? पूरे देश में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। जब से वो राजनीति में आई है तो निश्चित तौर पर वो एक भी दिन घर नहीं बैठी है। तो ये उनका अपना अंदाज है अपने कार्यकर्ताओं को के उत्साह को बढ़ाने का, ये उस तरीके से लिया जाना चाहिए। मेरा तो अपना यही मानना है। ठीक है, आपका कहना है कि वो कह रही हैं 2019 के चुनाव की भी तैयारी करो, और लेकिन उसके बाद ठंडे नहीं पड़ना है, 2022 की तैयारी करनी है। घनश्याम तिवारी, आप कैसे पढ़ते हैं इसको? और जब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को धर्म की राजनीति से मुक्त कराना है, तो क्या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराना है, या वो यूपी को सपा बसपा से भी मुक्त कराने की लड़ाई में आई हैं? देखिए, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बड़ा साधारण तरीके से, जैसा मैंने कहा, हम चकाचौंध वाला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम मीडिया पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे। हम बिल्कुल सड़क पर, खेतों में, खलिहानों में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सबसे पहले अपने गठबंधन को अनाउंस किया। अनेक सोर्सेज के हवाले से खबर आती रही कि गठबंधन और उसका स्वरूप बदलेगा। हमने कहा नहीं, स्वरूप यही रहेगा। और उसके बाद हम लोग अपने अभियानों में जुट गए। मुझे लगता है कि कोई पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये चुनाव पार्टियों का नहीं है। ये अवसर जनता के पास है, और जनता के सामने दो अलग अलग चेहरे प्रस्तुत हैं। एक वो चेहरा है जहां पे आप सुबह उठिए, मोदी मोदी कहिए, आपको नाश्ता मिल जाता है। मोदी मोदी कहिए, रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी मोदी कहिए, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिल जाती है, सम्मान के लिए लड़ना नहीं पड़ता। मोदी मोदी कहिए, आपकी बीमारी दुरुस्त हो जाती है और खाली पेट आपको नींद भी आ जाती है। ये नकली भारत है जिसका भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और एक वो असली भारत है जहां पे मोदी मोदी कहने से ये कोई समस्या हल नहीं होती। समस्या तब हल होती है जब कोई नेता कहता है इस समस्या को हल करने के लिए मुझे आपका वोट चाहिए। हम बस उतना ही कर रहे हैं। हम किसानों से कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके का चौपट राज योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसे हराने के लिए हमें आपका वोट चाहिए। नौजवानों से कह रहे हैं कि मोदी जी भूल गए आपके रोजगार के बारे में, आपको अंतरिक्ष दिखा रहे हैं, हम उन्हें जमीन पे लाना चाहते हैं, हमें आपका वोट चाहिए। इतना ही चुनाव है। इसमें अलग अलग टिप्पणियां आएंगी, हम उस टिप्पणियों की मीमांसा में नहीं जाएंगे। ठीक है, शरद प्रधान जी, आप कैसे मीमांसा करेंगे इस बात की? और ये बात ठीक है, दोनों तरफ से बात बहुत अच्छी हो रही है, एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब जो विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इसका फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को होगा। जो पहले ऐसी तैयारी दिख रही थी कि यूपी में सपा बसपा आरएलडी के साथ कांग्रेस भी जुड़ेगी, तो वो बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन था। अभी भी ये कोई कमजोर कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाने पर शायद वो और मजबूत होता। लेकिन वहां वो समझौता नहीं हो पाया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी में भी कोई कमी नहीं है। ये जो विपक्ष के बीच में दरार है, और इसमें 2019 के बाद 2022 का चुनाव भी अगर आप तस्वीर में जोड़ दें तो वो पिक्चर क्या बनती है? देखिए, मायावती जिस तरीके से करती रही हैं इस पूरे दौर में,
इससे बड़ा स्पष्ट है कि मायावती ही बाधा रही हैं कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल होने के, और उनकी अपनी ईगो की प्रॉब्लम रही है। उनको हमेशा ये शिकायत रही कांग्रेस से, जो खुल के उन्होंने बोला भी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनको कांग्रेस ने उनकी मांग जो थी सीटों की, उस हिसाब से सीटें नहीं दी, इसलिए वो राजी नहीं है उनको लेने को। जबकि एंड ऑफ द इलेक्शन में ये बड़ा क्लियर हो गया कि अगर कांग्रेस ने उनको कहीं उनकी मांग दे दी, वो तो 50 सीट चाहती थी छत्तीसगढ़ में, अगर इस तरीके से दे दी होती तो शायद कांग्रेस की सरकार किसी प्रदेश में नहीं बन पाती, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि ना मायावती की पार्टी ना अखिलेश यादव की पार्टी की कोई प्रेजेंस है उन तीनों स्टेट्स में। मायावती की थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में थी, सब अजीत जोगी से मिलकर के भी 7 सीटें मिल पाई। तो बहरहाल, लेकिन अखिलेश को कभी भी मुझे नहीं लगता है, अखिलेश ज्यादा मैच्योर्ड रहे इस मामले में, उन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला है जहां तक इसका सवाल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये एक ट्रायंगुलर इलेक्शन हो गया, जो कि अब इंक्रीजिंगली इलेक्शन के पास जाते जाते दिखने लगा है कि और ज्यादा, क्योंकि मायावती इस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं और माहौल इस तरीके का हो रहा है, तो ट्रायंगुलर फाइट में बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक चंक वोट है वो मुस्लिम्स का, वो डिवाइड होने का अंदेशा है। और वो किस तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं, जरा मुश्किल काम है, बड़ा टाइट रोप वॉक है। लेकिन आपने ये जो आपने बात कही कि लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा, नहीं, तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का ये जो शराब वाला, वो खैर उन्होंने शराब को शराब कर दिया, पता नहीं शराब का क्या मतलब वो कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्तर से इस लेवल के भाषण दिया जाए, इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, उसमें ये बड़ा सारा कुछ क्रेडिट वो अपने ऊपर ले रहे थे। उन्होंने कहा चौकीदार ने ये किया, जमीन पे, आकाश में, वो उसमें हवा में और आकाश में, अंतरिक्ष में जो है सब कुछ चौकीदार ने किया। इतना एक्सपेक्ट किया जाता है, इतनी ह्यूमिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है प्रधानमंत्री से कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम ले लेते या उनका डीआरडीओ का ही नाम ले लेते। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, मुझे याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उन्होंने उनके साथ खड़े हुए थे एपीजे कलाम, और उनका नाम लेकर के, उनके कह करके कि साहब सारा क्रेडिट इस शख्स को जाता है, इस साइंटिस्ट को जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि इलेक्शन, इसी वजह से लोगों को ये शक पैदा होता है कि साहब आप सब कुछ ले रहे हैं, क्योंकि ये कि क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये भी इलेक्शन 2014 की तरह मोदी सेंट्रिक इलेक्शन है और वोट बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। तो इस वजह से, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके का करे तो इससे एक एरोगेंस की बू आती है, और आई, मी एंड माई सेल्फ की सब कुछ मैं और मैं, तो वो जो है जरा शोभा नहीं देता। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, उन प्रियंका गांधी से जैसी उम्मीद थी उस तरीके से जमीन पे उतरती हुई नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये कहना कि वो आती हैं 3 रोज के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर आती हैं, इस तरह कैंपेन जो इलेक्शन सर पे है, शुरू होने वाला है, और उसके बाद भी अगर ये एटीट्यूड है, और फिर उनका ये जुमला जो उनके मुंह से निकला, या उन्होंने अभी तक अगर खाली गलती से निकल गया होता तो शायद करेक्शन भी आ जाता, लेकिन कि हम 22 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, 22 के लिए भी लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्डर्स के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा ये इस तरीके से। तो ये जिस तरीके से बन रहा है, पिक्चर बन रही है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ये ठीक है, गठबंधन की अपनी एक फोर्स है, और उसकी अरिथमेटिक अगर अरिथमेटिक की तरह से चल गई और कांग्रेस का तीसरे प्लेयर की वजह से डिवीजन नहीं हुआ, तो गठबंधन अपना काम करेगा। वरना जो हालात हैं उनमें लगता है कि सिचुएशन दोनों साइड से इतनी सिंपल नहीं होगी, लड़ाई टक्कर की होगी, टक्कर की लड़ाई होगी आप कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन राजपूत साहब मैं आपसे पहले जरा एक बार रशीद किदवई के पास जाना चाहता हूं। रशीद किदवई बहुत समय से कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, आप ये बताइए रशीद साहब, ये जो अभी शरद जी कह रहे थे कि ये 3 दिन के लिए आई, कैंपेन किया, फिर वापस लौट गई, इस तरह के सवाल पहले राहुल गांधी के कार्यशैली पर भी उठाए जाते थे कि वो बीच बीच में छुट्टी ले लेते हैं, जबकि सामने हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके बारे में लोगों ने ये कहा जाता है कि साहब वो सोते नहीं है। वो लगातार आज 3 राज्यों में रैली की प्रधानमंत्री ने, अमित शाह अपने पैरेलल रैली कर रहे हैं, और ये बात कही पिछले कई चुनावों में कही गई कि आखिरी 10 दिनों में जब ये दोनों बड़े नेता मैदान में आते हैं तो हवा का रुख बदल देते हैं। ऐसे में जो एनर्जी इनके मुकाबला करने के लिए होनी चाहिए
वो एनर्जी आपको कांग्रेस पार्टी में या विपक्ष की दूसरी पार्टियों में मुकाबला करने की या मात देने की एनर्जी कहीं नजर आ रही है? आलोक जी, ये तो जब परिणाम आएंगे वो बताएंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों की शैली बहुत अलग अलग है। और देखिए, अगर भाजपा प्रियंका गांधी को कम आंकेगी तो मुझे लगता है कि उससे उनको नुकसान हो सकता है। आप देखिए प्रियंका गांधी किस तरीके से अपनी बातें कह रही है। उन्होंने पहले जब आई जनवरी में तो उन्होंने कहा था वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मैं लड़ सकती हूँ। तीसरी बात, उनसे जब वाराणसी के बारे में पूछा तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ही कहा, लेकिन उन्होंने वाराणसी की तरफ इशारा करा। आप जरा ध्यान करें, अगर वाराणसी से उन्होंने आखिरी समय में पर्चा भर दिया तो एक पूरा जो था चुनाव जो है वो बदल जाएगा। और चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, उन्हें वाराणसी की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति होती है। जहां तक प्रियंका गांधी का ये जो कमेंट आया है, देखिए कमेंट एक वार्तालाप था, वो वहां के ऊपर कोई मीडिया को संबोधित नहीं कर रही थी। अब वो कैसे दिखाया गया, क्या दिखाया गया, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक वो अलग टाइप की बात है कि कोई किसी से कोई बात कह रहा है और बात रिकॉर्ड हो गई और सार्वजनिक हो गई। बातें देखिए रशीद साहब, इस वक्त जो नेता बात कर रहे हैं, सामने कैमरा है, उनको ये पता है कि वो बात किस लिए कर रहे हैं। आमतौर पे वो बात होती ही इसलिए है कि ये इसका प्रचार हो। इसलिए मैंने कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रियंका, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, कहां से लड़ेगी। ये सब चीजें अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हम लोग देखेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि अभी काफी तस्वीर बदल सकती है। सुरेंद्र राजपूत, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, फिर बात को जरा दूसरे मुद्दे पे ले जाऊंगा। जी, मैं बहुत छोटी सी बात मैं शरद भाई से कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी पूरी तरीके से राजनीति कर रही हैं। शरद भाई, हमारी राजनीति का तरीका अलग है। भाजपा की तरीके से हम बम्बार्डमेंट की राजनीति नहीं करते हैं, झूठ की राजनीति नहीं करते, छल और प्रपंच की राजनीति नहीं करते हैं। हमने प्रियंका गांधी जी जब से आई है चुनाव में, तब से उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शंस के लिए, तब से उन्होंने यात्राओं के लिए, जो उनकी अपने पास हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उसमें वो 24 घंटे राजनीति में लगी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपको सकारात्मक रिजल्ट प्रियंका गांधी जी के आने से मिलेंगे। जी, अच्छा, अब मैं एक दूसरी बात करता हूं। राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है। उन्होंने एक पीटीआई को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। अभी तक उन्होंने गरीबों को डायरेक्ट एड्रेस किया था, जिसको लेके आप लोग चिंतित हैं, कह रहे हैं लोग नहीं कर पाएंगे, न्याय स्कीम। आज उन्होंने यंगस्टर्स को, स्टार्टअप्स को एड्रेस किया है। कहा है नया बिजनेस शुरू करने वाले को 3 साल तक किसी परमिशन की दरकार नहीं होगी। एंजल टैक्स को गुड बाय कह दिया जाएगा। अभी हमने एक सर्वे देखा, लोकल सर्कल्स एक सर्वे कराती है, ऑनलाइन सर्वे करने वाली, टेलीफोनिक सर्वे करती है ये संस्था, इनका एक सर्वे आया है जिसमें ये सवाल पूछा गया कि बेरोजगारी हटाने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो लोगों का कहना है कि लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार को कम किया जाए। 60% लोग कहते हैं कि इससे बेरोजगारी हट सकती है अगर ये 2 चीजें कर दी जाएं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, ये 3 और मुद्दे हैं। लेकिन इस सर्वे में और दूसरी जो बड़ी बात इसमें है वो है कि मिनिमम इनकम गारंटी कैसे लागू हो, ये सवाल पूछा गया। 47% लोगों का कहना था मिनिमम इनकम की गारंटी नहीं चाहिए और 28% लोग कह रहे हैं कि सालाना 15,000 रुपए तक मिनिमम इनकम की गारंटी होनी चाहिए। 28% लोगों का यह विचार है, जबकि 47% लोग मानते हैं कि कोई गारंटी की जरूरत नहीं है मिनिमम इनकम की। इस तरह के विचार हैं और इनके बीच राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं, नया वादा, और ये वादा भी इस बार वादा नहीं है। राजस्थान में, कल मैं जयपुर में था, राजस्थान सरकार ये कर चुकी है, वो ये फैसला कर चुकी है। वहां के उद्योग मंत्री ने बताया कि आप एक डिक्लेरेशन साइन करिए और नया बिजनेस शुरू कर दीजिए। 3 साल तक आपको किसी तरह की परमिशन के लिए किसी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बीच आप अपनी परमिशन लेते रहिए। अगर वो इस तरह का एक और टारगेट ग्रुप उन्होंने एड्रेस कर लिया, फिर ये आपके लिए एक चिंता की बात है या आपको लगता है कि ये हिस्सा भी आप एड्रेस कर चुके हैं? देखिए, पहली बात यह कि 2-3 बातें आपने रखी। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर किसी की उपलब्धि है तो वो भी हमारी 4 साल की सरकार की है। कहां से रैंकिंग कहां पर लेके आई, उसे कहते हैं फीताशाही, अफसरशाही, दफ्तरशाही को दरकिनार करना और लोगों को सहूलत पहुंचाना।
नंबर 2, मिनिमम गारंटी की बात करते हैं। कितने लंबे वक्त तक एक फाइल इनके पास पड़ी रही मिनिमम वेजेस बढ़ाने की। अरे भाई, जब शहरों के अंदर आप जो मजदूर मांग रहा था कि मेरे मिनिमम वेज बढ़ने चाहिए, वो फाइल आपने पास नहीं करी। वो भी किसने करी? वो भी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के करी। तीसरी बात, आप करिए, ये आपका काम है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है, आपको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती कहीं पे, जितनी आपकी प्रतिभा है उसके हिसाब से। तो आपको नारे ही देने हैं, नारे देना आपका काम है, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। और नारे अगर नहीं दे पाएंगे तो राजपूत जी क्या बोलेंगे? गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का। ये गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनकी राजनीतिक सर्वाइवल कैसे होगा? जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इंदिरा गांधी जी एहसान करके गई हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, वो एहसान राहुल गांधी जी आगे भी करने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर आती है, दो राजनीतिक पार्टियां बोली थी, बीच में मुझे मौका नहीं मिला था उस वक्त पे बोलने का, कि उत्तर प्रदेश से धर्म की राजनीति हटाना चाहती हैं प्रियंका गांधी जी, जाति की राजनीति नहीं हटाना चाहती हैं। गौर कीजिएगा मेरी बात की तरफ, जातिवाद तो पनपाना है। जब तक जातिवाद नहीं पनपेगा तो वोट डाइवर्ट नहीं होगा, बटेगा नहीं, और वोट बटेगा नहीं तो फिर वो इनको मिलेगा कैसे? क्योंकि 60 करोड़ से 130 करोड़, अभी राजपूत जी ने एक बात रखी थी, 60 करोड़ आबादी होती थी, हमने 130 करोड़ पे पहुंचाई है। 130 करोड़ पे पहुंचाई है तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अगर 130 करोड़ पे पहुंचे तो बहुत बड़ा वोटर, ये इनके हिसाब से इन्होंने सोचा है कि वो हमारा ही है, बाकियों को जातियों के आधार पर तोड़ देंगे। तीसरी बात, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं तिवारी जी बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी के ऊपर विचार करना चाहिए। मैं ये थोड़ा सा आपका चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा होगा, मेरे को लगता है कम से कम 50, 60, 70 लाख से नीचे की गाड़ी तो कोई भी नहीं रखते होंगे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और उनके परिवार के लोग। लेकिन आप ही के चैनल ने एक स्टोरी दिखाई थी, डिजिटल ने, उसमें यह दिखाया गया था कि जिसकी विचारधारा को लेकर के ये आज खरबोपति बने बैठे हैं, उस विचारधारा के जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पे बैठ के पान बेचते हैं। लोहिया साहब के परिवार, जिन्होंने लोहिया साहब को पाला था, और उनके परिवार के लोग रेहड़ी चलाते हैं। उनके परिवार के लोगों के पास 3 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। तो पहली बेरोजगारी तो आपको उनकी दूर करनी चाहिए थी, जिस विचारधारा को आप लेकर के आगे चलते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये न्यूज 18 की ही रिपोर्ट है लोहिया साहब के ऊपर। अब बात यहां पर यह आती है कि सारी बातों से अलग हटते हुए, मैंने चर्चा की शुरुआत में देखिए आपसे क्या कहा था, मुझे पता था कि पूरी डिबेट के अंदर वो चर्चा नहीं आएगी। हमने कहा था ये मिरेकल्स कैसे होते चले जा रहे हैं। हम जब भी कोई चर्चा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करी, लेकिन उपलब्धियों के ऊपर पूरी डिबेट निकल गई। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका और राहुल, और उन्होंने एक और अच्छी बात कह दी, ये मुझे लगता है इनको अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए। इन्होंने कहा जहां प्रियंका गांधी जी के बच्चे पढ़ेंगे वहीं देश के बच्चे पढ़ेंगे। ये मैनिफेस्टो में डालें कि हम सभी को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में प्रियंका गांधी जी के बच्चे पढ़ते हैं। शायद बोलते बोलते भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब चौथी बात यहां पर यह आती है, हम अपनी उपलब्धियों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी उपलब्धियों पे लड़ेंगे, लेकिन हम एक आग्रह भी जरूर करेंगे, हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि आप कितना भी गाली दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को दीजिए क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए वो भी आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया था, उन्हें कम से कम ये ध्यान देना चाहिए था कि इंदिरा गांधी जी ने भी बिल्कुल ऐसे ही आर्यभट्ट लॉन्च के टाइम पे एक बराबर बकायदा मीडिया में आकर उनको धन्यवाद दिया था और अपनी उपलब्धि के बारे में चर्चा करी थी। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, उस पर राकेश शर्मा की जरूरत ज्यादा बेहतर होती कि वो यहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनसे गुफ्तगू करते, उनसे बात करते और सारे टीवी में सारे देश को दिखाया जाता। राकेश शर्मा जी के साथ इंदिरा गांधी जी लाइव चैट कर रही थी और पूरा देश दिखाया जा रहा था। और तब की बात है जब दूरदर्शन हुआ करता था, बहुत कम चैनल हुआ करते थे, पूरे देश को बताया गया था कि आप बैठिएगा इस वक्त पे ये चर्चा होगी। तो आप कम से कम, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप कैसी भी राजनीति करिए, अच्छी करिए, गंदी करिए, जातियों के आधार पर तो जनता को तोड़िए, गरीब को गरीब रखिए। ठीक है, आपका कहना है कि इंदिरा जी रास्ता दिखा गई थी, जिस रास्ते पर आप लोग आगे चल रहे हैं, इसलिए इनको इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि जब देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद किया जा रहा है तो राहुल गांधी जी को इतनी जल्दी जंप नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता उनका ट्विटर हैंडल कौन करता है, लेकिन जो भी करता है उनको ये बताना चाहिए था कि हम
हम भी देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करते हैं। बाई चांस डीआरडीओ के फॉर्मर डायरेक्टर ने आकर सभी अधिकारियों ने बोला हमें परमिशन नहीं दी थी, परमिशन हमारे को एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। अगर ये बात भी ना होती, देखिए 3-4 ऐसी बातें आई, मैंने शुरुआत में भी बोला कि इन्होंने कहा हमने भी एयर स्ट्राइक करी थी, एक सेकंड, इन्होंने कहा हमने भी एयर स्ट्राइक करी थी लेकिन एयरफोर्स को नहीं पता था। इन्होंने कहा हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी लेकिन आर्मी को नहीं पता था। इन्होंने कहा ये हमारी A60 हमारी उपलब्धि है, लेकिन डीआरडीओ के साइंटिस्ट बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं, ठीक है जेटली साहब, ये बात अच्छी कर आपने कहा कि वो उन मुद्दों की उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन उन मुद्दों में से उपलब्धियों में से बहुत सारे मुद्दे उपलब्धियां जो राष्ट्र के उपलब्धियां राष्ट्र के मुद्दे हैं जिनका कहा यह जाता है कि इस तरह की चीजों का चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि साहब इंदिरा गांधी कर गई थी इसलिए हम भी कर रहे हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, कांग्रेस को सवाल नहीं उठाना। नहीं, मैंने ये कहा कि वो इंदिरा गांधी जी ने किया, हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। ठीक है, शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं सुरेंद्र राजपूत और घनश्याम तिवारी के पास जाऊंगा। शरद जी। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने ये जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई क्रेडिट साइंटिस्ट को नहीं दिया, ये सिर्फ अपने लिए लिया। उन्होंने कहा, बाकायदा कहा, अगर फिर से वो सुन लें, जेटली साहब ने शायद गौर से नहीं सुना कि देश साइंटिस्ट का एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने, नाम भी ले सकते थे। मैंने उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट का ही कोई क्रेडिट दिया था। और ये इस्तेमाल इसको देखिए, हर वैज्ञानिक को ये कहना कि कपूत और बाकी सब कपूत है, जो आप पे जो सवाल उठाए वो कपूत है, जो आंख बंद करके आपकी बात को माने वो तो सपूत है, और जो जरा सा सवाल पूछ ले, लोकतंत्र में अधिकार है साहब सवाल पूछने का, वो कपूत हो जाए, वो देशद्रोही हो जाए, ये मानसिकता गलत है। ठीक है, घनश्याम तिवारी। देखिए, अभी जेटली जी कई सारी बातें कह रहे थे। आज के अखबार में पहली मुख्य हेडलाइन ये है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सरकार ने गुमराह कर दिया जो चुनाव में फंडिंग के नियम लाए, और हमसे नहीं संभलता इतना पैसा ये ला रहे हैं। अगर मैं जेटली जी से पूछूं इनकी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर कौन है, जवाब नहीं दे पाएंगे, पूरी पार्टी नहीं जवाब दे पाती इनकी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर। दूसरी खबर है आज के अखबार में कि बीजेपी के मेंबर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है आर्मी के एड का इस्तेमाल करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं नीरज जी। तो मैं अलग अलग तर्कों से ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कि जो का राष्ट्रवाद फर्जी है, दिखावटी है, और इतने पैसे हैं इनके पास कि पैसे पे वो प्रोपेगेंडा चल सकता है, लेकिन ये हमारे मुद्दे नहीं है, उनके मुद्दे उनको मुबारक। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मुद्दों का कच्चा चिट्ठा खोला है, उसमें स्पष्ट है कि वो मुद्दे रोजगार नहीं है और हम उन मुद्दों पे चिल्लाना चाहते हैं जिन पे प्रधानमंत्री खामोश हैं। वो मुद्दे किसान नहीं है, हम उन पे चिल्लाना चाहते हैं जिसे प्रधानमंत्री खामोश हैं। तो ये चुनाव एक खुली किताब है, एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है जो मुझे लगता है कि नकली भारत की तस्वीर है, जिसमें रोजगार, किसान महत्व नहीं रखते, केवल भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद और इस तरीके की घटनाएं कि इनका जनरल सेक्रेटरी रक्षा मंत्री का हस्ताक्षर करते हुए फर्जीवाड़े में पकड़ा जाता है। इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है अखबार में छपता है कि वो इलेक्शन कमीशन उन्हें कह रहा है आप दुरुपयोग कर रहे हैं सेना का, ये छपता है। ये इनके मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं साधारण, बिना चकाचौंध के, आपके रोजमर्रा के जीवन को इंप्रूव करने वाले। जी, राजीव जेटली कह रहे हैं, 2 शब्द बोलना चाहता हूं, उसके बाद सुरेंद्र नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर कि मैंने कहा 2 शब्द लोहिया जी के ऊपर बोल दें। मैं आपने अच्छा, ठीक है हाँ। 2 शब्द लोहिया जी पे बोल दें। राजपूत जी, ये लोहिया जी के परिवार का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें हम बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं कि राजीव जी बड़ी बड़ी घनश्याम तिवारी जी को अच्छा, इस सवाल का जवाब घनश्याम तिवारी से चाहते हैं। एक सेकंड, सुरेंद्र जी 1 सेकंड दे दें, मैं जरा घनश्याम तिवारी से ही इसका जवाब पूछ लूं। घनश्याम जी, इनका कहना है डॉक्टर लोहिया के परिवार के लोग इस वक्त इस हालत में हैं कि उनको रोजगार की जरूरत है, उनकी तरफ आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे? 23 तारीख को डॉक्टर लोहिया की जयंती में पूरी पार्टी एक साथ थी, वो हमारे प्रेरणा है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद का अर्थ है समता और संपन्नता, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सिद्धि इस पर है कि हम उनके सिद्धांतों को जन जन के सिद्धांत बना सके और उनके सिद्धांतों को प्रस्तुत करके जो भारतीय जनता पार्टी का पाखंड, प्रपंच और प्रोपेगेंडा चल रहा है, उससे इस देश को आजाद कर सके। मुलायम सिंह जी को बोलिएगा। नहीं, ये जो परिवार वाली बात कह रहे हैं उस पर कुछ अगर जानकारी नहीं है, ये कि नहीं है तो कोई बात नहीं, और ये हो सकता है मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं जो राजीव जेटली कह रहे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर लोहिया के परिवार के लोग बहुत बुरी हालत में हैं, ये इनका आरोप भी हो सकता है, आप इस आरोप का कल जवाब दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी
नहीं, ये मैंने ये कहा कि ये करोड़ों की जो पार्टी नोटबंदी जैसे मुद्दे पे झूठ बोल सकती है, जो प्रधानमंत्री जी के डिग्री पे झूठ बोल सकती है, वो जो जिस पार्टी को अपने नेशनल ट्रेजरर की जानकारी नहीं है, हम इस तरह के तर्कों में उनसे उलझना ही नहीं चाहते। इनसे पूछे इनकी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर कौन है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सबसे अमीर पार्टी है, नहीं बता पाएंगे। हम इस तरह के मुद्दों में इनसे उलझना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो आप दोनों लोग इस सवाल पे अलग अलग रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिजिटल 18 की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कह सकता हूं कि उसमें क्या है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, फिर से मैं बताऊं कि राजीव जेटली, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बात कहते हैं। एक बड़ा पुराना शेर था कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। तो हम जमीन के मसाइल पर बात करेंगे आलोक भाई। हम ये पूछेंगे जरूर कि जब इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 1000 का नोट बंद करेंगे, तो 1000 का नोट बंद करने के साथ इन्होंने 2000 का नोट ले आए। आज की डेट में पूरे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आज की डेट में कैश बढ़ा है, आज की डेट में बेरोजगारी बढ़ी है, आज की डेट में नौजवानों की और किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी है। तो हम तो उन मुख्य मुद्दों पर आएंगे। आप लोग जिस मुद्दे पर जाना चाहें जाएं, आप जो बदतमीजियां करना चाहें करें, देश की जनता सारा कुछ देख रही है। अब ये लोग छोटी छोटी बातें, इन्होंने कहा कि 1974 का परमाणु विस्फोट, 1974 का परमाणु विस्फोट की जानकारी वैज्ञानिकों ने दी, इंदिरा जी ने उन्हें बधाई दी। स्पेस में राकेश शर्मा गए, सोयूज से गए, रशा ने उसको समाचार पत्र को जारी किया, समाचार को इंडियन वैज्ञानिकों ने बधाई दी, इंदिरा जी ने उस पर बधाई दी, लाइव इंदिरा जी, क्योंकि राकेश शर्मा से बात कर रही थी। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये किया। लेकिन इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सारी निर्लज्जता की हदें पार कर दी। सब कुछ उनका मैं। आज की डेट में आप ध्यान दीजिए कि वैज्ञानिक कहां हैं। वैज्ञानिकों के काम को अगर वैज्ञानिक बताते और प्रधानमंत्री जी बधाई देते तो पूरा देश उनका जय जयकार करता। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किए हैं, वो प्रधानमंत्री जी कभी सेना की सफलता के पीछे अपनी असफलताएं छुपाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी डीआरडीओ की सफलता के पीछे अपनी असफलताएं छुपाते हैं। कब तक आप ये असफलताएं छुपा करके मुख्य मुद्दों से हट करके कभी शराब, कभी कबाब, कभी कसाब, इनकी सारे की बातें करेंगे? कभी बात करेंगे अमित शाह जी जो हाईकोर्ट द्वारा तड़ी पार हैं, वो कहते हैं कि साहब आसमान में कुछ वो गिरा तो जमीन पे कुछ लोग घायल हो गए। आप लोग कभी अहिंसावादी भी बात करेंगे क्या? इस देश को आपने हिंसक प्रवृत्तियों में रख दिया है। आज की डेट में ये लोग अब राजीव जी हंस करके डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। राजीव जी मूल रूप से हताश भी हैं और राजीव जी मूल रूप से निराश भी हैं। ये बहुत मजेदार बात हो रही है। और ये हर्षवर्धन, अब मैं आपके पास आऊं कि दोनों तरफ से फिर एक बार पीछे, अभी 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि साहब कांग्रेस कुछ पॉजिटिव कैंपेन की तरफ आ गई है, उसने कुछ पॉजिटिव बातें कर दी हैं। अब तक आरोप लगता था कि हमेशा सिर्फ मोदी हटाओ करते हैं, इनकी बात क्यों सुनी जाए। उन्होंने 72,000 की बात की तो कहा गया तो कुछ देने की बात कर रहे हैं। आज भी ये बात हुई कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए एंजल टैक्स वाली जो वादे आए हैं, ये फिर आप एक तरह से एक पॉजिटिव वादा कह सकते हैं इसको। लेकिन जो बातचीत होती है, नैरेटिव होता है, उसमें चर्चा तो घूम घूम के वहीं जाती है। क्या ये राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस अंदाज में चलाया जा रहा है, क्या वो सब चीजों पे हावी रहेगा, या ये 72,000 या यंगस्टर्स के लिए पैसा, इनकम टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी, इस तरह के सवाल ज्यादा असर करेंगे, काम पे आएंगे? आलोक जी, एक दिन चर्चा आपने की थी और उस दिन भाजपा प्रवक्ता को नहीं बुलाया था, क्योंकि विपक्षी रणनीति पे हम लोग बात कर रहे थे। और उस दिन मैंने बहुत स्पेसिफिक कहा था, चरणजीत सापरा थे कांग्रेस प्रवक्ता, और मैंने कहा था कि कांग्रेस 2022 और 24 की तैयारी कर रही है। देश के हर हिस्से में क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी होती रहेंगी तो कांग्रेस कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये एहसास उसे बहुत अच्छे से है। कैडर बनाना है, ये वो काम कर रहे हैं। जो एजेंडा है उसके पीछे भी बहुत सीधी रणनीति है कि उनको पता है कि ये मुद्दे, ये एजेंडे इस 30 दिन में, 60 दिन में, 45 दिन में नहीं असर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, और वो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि अभी के कांग्रेस प्रवक्ता न माने, संयोग से इसी पे मैंने 1 हफ्ते पहले कुछ लिखा था जो आज के अखबारों के संपादकीय में है कि कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है। आप
उदाहरण के तौर पर देखिए, देश के हर उस हिस्से में जहां कांग्रेस की जमीन कहीं चली गई, वहां बहुत सलीके से, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां राहुल गांधी और प्रियंका अपने एक नए वोटर को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक जुमला ये हो सकता है जिसको हम 72,000 कह रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं वो कोशिश मोदी सरकार ने भी की, इन्होंने भी स्टार्टअप को टैक्स छूट दी, उसके बाद बहुत सी चीजें उसमें हुई। मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव मुद्दे ये पार्टी को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम होता है। लेकिन जब आप चुनाव के दौरान होते हैं तो मैं कम से कम न तो नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर सकता हूं, न राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उम्मीद कर सकता हूं कि फिलहाल चुनाव के वक्त कोई भी ये गिनाएगा कि मैंने इतने किलोमीटर की सड़क बना दी, मैंने इतना किलोमीटर का काम कर दिया, मैंने उस स्कूल में ये कर दिया, इस अस्पताल में ये बना दिया। सारी बात इसी तरह से होगी, बड़े बड़े रेटोरिक के बल पर नैरेटिव खड़े किए जाएंगे और इसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती, क्योंकि चुनाव के वक्त में आप बहुत संजीदगी से कितने लोगों से बात करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पॉजिटिव नोट पर मैं एक चीज कहूंगा कि 2014 में डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था और आज भी हम जो जितनी भी बात कर रहे हैं, फिर से रोजगार, फिर से डेवलपमेंट, फिर से जो कहते हैं कि मौके तलाशने की चीज है भारत के लिए। और न्यू इंडिया मोदी जी भी कर रहे हैं, नया भारत ही राहुल गांधी भी बना रहे हैं, तो लड़ाई वहीं आके टिकी है। बस ये एक पॉजिटिव नोट लीजिए, उसके अलावा सब जुमला है। जी, आप कह रहे हैं न्यू इंडिया, और आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी 22 और 24 की तैयारी कर रही है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। राजपूत जी, समय बहुत कम है, सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि मुझे लगता है आप कोई चीज रिवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का अपना मानना है, इनकी अपनी विचारधारा है, सोच है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, आप चिंता मत कीजिए, 2019 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और हम आज की डेट में जनता की सेवा के लिए उठे हैं और पूरी तरीके से 2014 में हमें जवाब देना था, 2019 में आपकी विचारधारा वाली पार्टी को जवाब देना होगा, संघ को जवाब देना होगा, भाजपा को जवाब देना होगा, नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि क्या हुआ तेरा वादा और वो कसम वो इरादा। जी, शरद प्रधान जी, नहीं, और 2019 तो हम बनाएंगे ही, और 2022 और 2024 भी बनाएंगे। आप जैसे मित्रों के जो निर्मम मीमांसा है उसको भी हम धनात्मक ऊर्जा की तरीके से लेंगे। आपकी निर्मम मीमांसा का भी साधुवाद और धन्यवाद। आप अपने अंदर तो धनात्मक ऊर्जा लेकर आइए, आप तो नकारात्मक ऊर्जा से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी धनात्मक अपने अंदर भी लेकर के आइए। नहीं, हम किसी नकारात्मक, अरे आप जैसे वरिष्ठ आदमी से हम नकारात्मक ऊर्जा से बात नहीं करते हैं। सेंटर टू राइट होना या संघी होना कोई गाली नहीं है, ये भी हमारे ही देश के नागरिक हैं और वो भी देशभक्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं अब, क्योंकि अब मैं किसी और से बात नहीं कर पाऊंगा, सोच रहा था कि मैं एक कमेंट और ले लूं, लेकिन अब नहीं ले पाऊंगा, समय नहीं बचा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धनात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जो सवाल हमने पूछा कि क्या ये 72,000 का मुद्दा वादा जो है ये बाकी मुद्दों पर भारी पड़ेगा, जो लोग यहां जवाब दे रहे हैं ट्विटर पर, उनमें से 71% का मानना है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन 29% कहते हैं कि हां ये भारी पड़ सकता है। कैफ भोपाली की 4 लाइनें हैं जो चुनाव के दौरान होने वाले भाषणों पर, चुनाव में किए जाने वाले वादों पर हैं, बैठ सकती हैं, फिट बैठती हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। दिलबरों के भेष में फिरते हैं चोरों के गिरोह, जागते रहियो कि इन रातों में लूटा जाए है। मैं कशो आगे बढ़ो, तृष्णा लबो आगे बढ़ो, अपना हक मांगा नहीं जाता है, छीना जाए है। आवाज अड्डा में, चुनाव अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए स्मृति ईरानी का इमोशनल इंटरव्यू अमीश देवगन के साथ, देखिए टक्कर।